नमस्कार छात्रों, आप सभी लोग का वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग घर पर सकुशल एवं सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम यूट्यूब के इस चैनल में डीएलएड की F11 और बीएड की EBC 2 का एक टॉपिक है द्विआयामी कलाएँ। द्विआयामी कलाएँ कौन कौन सी होती हैं और क्या होती हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये जानेंगे द्विआयामी या त्रिआयामी होते क्या हैं। इंग्लिश में जिसे हम 2D या 3D, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन बोलते हैं, उसी को हिंदी में द्विआयामी या त्रिआयामी बोला जाता है। द्विआयामी नाम से ही कन्फर्म है कि जिसके 2 आयाम होते हैं, लंबाई एवं चौड़ाई। मतलब एक फलक है या एक पेज है या एक पन्ना है, उसमें हमें सिर्फ एक लंबाई और चौड़ाई ही दिखाई देती है, गहराई नहीं दिखाई देती है। वे वस्तुएं जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ गहराई ऊंचाई का भी आभास हो, वे त्रिआयामी होते हैं, जिसे 3D कहते हैं। और द्विआयामी मतलब जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का आभास हो, गहराई का आभास ना हो। तो द्विआयामी कलाओं में कौन कौन सी कलाएं आती हैं, उन कलाओं का हम एक एक करके इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आते हैं चित्रकला। चित्रकला भी द्विआयामी है, क्योंकि चित्रकला में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही होता है। मान लीजिए आप कहेंगे कि चित्रकला में दूरी का भी एहसास होता है, तो वो बस एहसास होता है, रियल में नहीं होता है। चित्रकला में दूरी या गहराई का आभास परिप्रेक्ष्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। वह एक आभास होता है, वह एक भ्रम होता है, वास्तविक नहीं होता, वास्तविकता नहीं होती है। जबकि मूर्ति में, मूर्ति को हम आगे से भी देख सकते हैं, पीछे से भी देख सकते हैं, जिधर से चाहे उसको देख सकते हैं। उसमें गहराई ऊंचाई हर एक चीज़ का आभास होता है, तो वो 3D हो गया। लेकिन चित्र हमेशा 2D होता है। तो चित्रकला द्विआयामी कलाओं में सबसे पहला टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं कि चित्रकला होता क्या है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक शॉर्ट में इसको दोहरा लेते हैं। चित्रकला भावों की वह अभिव्यक्ति है जो तीव्रता से मानव हृदय को स्पर्श कर उसी भावपूर्ण एवं रसपूर्ण अभिव्यक्ति से सराबोर कर देती है अथवा कर देने का प्रयास करती है। मतलब चित्रकला भावों की अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति बिना शब्दों के, बिना बोले, बिना गा करके, बिना भाषा का प्रयोग किए बिना चित्र बना करके अपने भावों को दूसरे तक पहुंचा सकता है। इसको सीखने की आवश्यकता नहीं होती, ना तो इसको, जैसे भाषा है, भाषा को आपको सीखने की आवश्यकता होगी। कोई भी शब्द है तो आपको बोलने की आवश्यकता होगी, उसके लिए आपको भाषा का ज्ञान। लेकिन चित्र एक ऐसा विधा है जिसको आपने बिना किसी उसके बना दिया, और सामने वाले ने, अगर आपने कुशलतापूर्वक चित्र बनाया तो सामने वाले ने बिना उसको सीखे या बिना पढ़े उस चीज़ को वो समझ जाता है। वो सारे भाव जो आपके अंदर रहते हैं, चित्र के माध्यम से आप दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। चाहे वो किसी भी देश का आदमी हो, चाहे वो किसी भी भाषा का आदमी हो, उसको आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने क्या बनाया है। आप जो भी बनाएंगे वो आदमी देखते ही पहचान जाएगा कि आपने ये चीज़ बनाया है, या आपने अपने पेंटिंग या अपने चित्र में ये भाव प्रदर्शित किया है। ठीक है, इसीलिए आदिकाल से, हमारे आदिकाल से ही ये चित्र का प्रावधान चला आ रहा है। पहले के जो आदि मानव थे वो शिला चित्रण करते थे, पत्थरों पे चित्र बनाते थे, और आज भी वो सुरक्षित है। तो ये बहुत ही अच्छा भाव अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिसे कलाकार अभिव्यक्ति करता है। चित्रकला में रेखा व रंग के द्वारा द्विआयामी धरातल पर अभिव्यक्ति ने चित्रकला को जन्म दिया है। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रायः शब्दों के अभाव में किसी द्विआयामी धरातल में किसी भी माध्यम से रेखा एवं रंगों की आकृतियों से निर्मित आकारों का आभास कराना ही चित्रकला कहलाता है। मतलब किसी भी द्विआयामी चित्र पृष्ठभूमि पर रेखा, रंग या किसी भी माध्यम से, वो कोई भी माध्यम हो, एक रूप का निर्माण करके चित्र बनाना ही चित्रकला है। ठीक है, इसमें द्विआयामी धरातल पर
द्विआयामी के अतिरिक्त त्रिआयामी होने का भ्रम पैदा होता है। जैसे मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। देखिए ये चित्र, इसमें ये समझ में आ रहा है कि दूर से कहीं रास्ता चला आ रहा है और वहाँ दूर के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, दूर के मकान भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह एक समतल पृष्ठभूमि पर बनाया गया है, ठीक है, जिस पे सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही होती है। गहराई सिर्फ रंगों के माध्यम से दिखाया गया तथा रेखा के माध्यम से। जैसे दूर की वस्तुओं को छोटा बनाया गया है, पास की वस्तुओं के अपेक्षाकृत दूर की वस्तुओं को छोटा बनाया गया है, और दूर की वस्तुओं को धुंधला रंग से प्रदर्शित किया जाता है। पास की वस्तुएं जो होती हैं उसे चटक रंगों का प्रयोग करके दिखाया जाता है, जैसा वो नेचुरल होता है, लेकिन दूर की चीज़ें हमें के अपेक्षाकृत धुंधली दिखाई पड़ती है और छोटी दिखाई पड़ती है। तो इन सारी थ्योरी का, जिसे परिप्रेक्ष्य कहते हैं, इसका प्रयोग करके हम 3 डायमेंशन या त्रिआयामी आयाम का सिर्फ आभास मात्र कराते हैं चित्रकला में। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चित्र की सतह या धरातल के रूप में कागज, कपड़ा, काठ का मतलब लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, चमड़ा, ताड़पत्र, प्लास्टिक, गत्ता आदि किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। मतलब पृष्ठभूमि कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता है, किसी पे भी चित्र आप कर सकते हैं। रंगांकन में भी किसी भी प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जल रंग, तेल रंग, एक्रेलिक रंग, ठीक है। आजकल मोम रंग आते हैं, तमाम तरीके के पेस्टल रंग आते हैं, क्रेयान आते हैं। किसी भी आप रंग का प्रयोग करके और किसी भी तरह धरातल पे उसका प्रयोग करके आप चित्र का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हो गई चित्रकला। देखिए ये प्रसिद्ध लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग मोनालिसा है। इसमें भी देखिए मोनालिसा के पीछे जो दृश्य चित्र बना हुआ है उसमें भी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। देखिए दूर की चीज़ें धुंधली बनाई गई हैं, तो उससे आभास हो रहा है कि बहुत दूर पर पहाड़ है, झरने हैं, नदियां हैं, है ना। इस तरीके से हम चित्र में दूरी का आभास दिलाते हैं। दूसरा है द्विआयामी कला का दूसरा टॉपिक है मोजाइक। मोजाइक होता क्या है? मोजाइक आप लोगों ने देखा भी होगा। आप लोग अपने स्टेशन पे जाते होंगे या किसी भी ऐसे स्थान जो पब्लिक प्लेस होते होंगे, वहाँ पे अक्सर स्पेशली स्टेशनों पे मैंने देखा है कि मोजाइक चित्रण का प्रयोग होता है, जिसे मणिकुट्टम भी कहा जाता है। ये होता क्या है? इसमें विभिन्न प्रकार के कांच एवं पत्थरों, रंगीन पत्थरों एवं कांचों का प्रयोग करके दीवार पर चिपका कर जड़ करके चित्र का निर्माण किया जाता है। जैसे चलिए पढ़ते हैं इसके विषय में क्या है। ईसाइयों द्वारा सर्वप्रथम भगवान के घर में भव्य रूप देने के लिए उसे सजाना प्रारंभ किया। मतलब मोजाइक का प्रयोग सबसे पहले चर्चों में होता था। ईसाइयों ने किया चर्च में चर्च के भवनों के दीवारों को सजाने के लिए मणिकुट्टम का प्रयोग किया गया, जिसमें चर्च के भीतर भित्तियों में मोजाइक का प्रयोग किया गया। यह कला प्राचीन यूनान तथा रोम में 3000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होने लगी थी। मोजाइक शब्द ग्रीक से लिया गया है। प्रारंभ में मुख्यतः इसका प्रयोग रोम में रास्तों को सजाने के लिए होता है। मतलब इसका प्रयोग पहले तो सिर्फ चर्च गिरजाघरों को सजाने के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ता गया और यह दीवारों, रास्तों या जहाँ पे भी सार्वजनिक स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाने लगा। और यह आज भी आपको कहीं भी आप अपने स्टेशन पे जाएंगे या किसी भी धार्मिक प्लेस पे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ, ये देखिए। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग रंगों के छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करके चित्र बनाया गया है। दीवार पे सीमेंट या प्लास्टर का कोई ऐसा लेप लगाया जाता है जिससे कि ये पत्थर आसानी से चिपक जाए, और रंगों के हिसाब से इन पत्थरों को जहाँ पे चित्र के हिसाब से चाहता है वहाँ पे लगाते चले जाते हैं। तो इस तरीके से चित्र ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाता है। देख रहे हैं आप लोग अक्सर पटना या मुगल सराय या कहीं किसी भी स्टेशन पे जाएंगे तो आप लोग को 100% ये देखने को, आपके हाजीपुर में भी देखने को मिल जाएगा। ये इसमें मटेरियल देख लीजिए। छोटे छोटे रंगीन शीशे, पत्थर तथा अन्य सामग्री को इकट्ठा कर आकृति बनाई जाती है,
जिसे प्रायः सुसज्जित कला अथवा आंतरिक साज-सज्जा हेतु प्रयोग किया जाता था। रंगीन पत्थर के अथवा अन्य सामग्री के इन छोटे-छोटे टुकड़ों को टेसेरा कहा जाता था। भिन्न भिन्न रंगीन टुकड़ों से कलाकारों को सजावट हेतु मनचाहे प्रभाव मिलने लगे। ठीक है, इसी से मोज़ेक का निर्माण होने लगा। तो ये मोज़ेक पेंटिंग का एक आपके सामने उदाहरण है। अगला टॉपिक है प्रिंट मेकिंग, छापा चित्रकला। ये भी द्विआयामी कला का एक भाग है। ज़्यादातर इसका प्रयोग जो छापा चित्रकला होता है, यह व्यावसायिक कला कही जाती है। व्यवसाय में, स्पेशली विज्ञापन के क्षेत्र में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि स्पेशली इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि किसी एक, मान लीजिए आपने एक पेंटिंग बनाई, अब आपको उस पेंटिंग की हज़ारों प्रतिलिपियाँ तैयार करनी हैं। अब उस पेंटिंग की हज़ारों प्रतिलिपियाँ आपको बनाना तो संभव है नहीं कि आप इतनी जल्दी 1000 प्रतिलिपियाँ तैयार कर लें। तो उसी के लिए प्रिंट मेकिंग का या छापा चित्रकला का निर्माण हुआ। इससे मात्र कुछ ही घंटों में, या कह लीजिए आज के ज़माने में तो इतना तेज़ हो गया है कि कुछ मिनट में हज़ारों प्रतिलिपियाँ तैयार की जा सकती हैं। राजा रवि वर्मा भारत में सबसे पहली बार इन्होंने अपने चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार करने के लिए पहली बार उन्होंने भारत में लिथो प्रेस की स्थापना की और उससे उन्होंने जो उनके चित्र थे उसकी प्रतिलिपियाँ तैयार करनी शुरू की, जिससे उनके चित्र घर घर में पहुंचने लगे। उनके चित्रों की इतनी डिमांड हो गई थी, राजा रवि वर्मा जो थे इतने अच्छे पेंटिंग बनाते थे, देवी देवताओं के चित्र बनाते थे कि लोग बहुत उनकी पेंटिंग चाहने लगे और अपने खरीदने का प्रयास करें। लेकिन इतने कम समय में उतनी ज़्यादा प्रतिलिपियाँ बनाना असंभव था, इसलिए उन्होंने जर्मनी से लिथो प्रेस आयात करके लिथो प्रेस की स्थापना की मुंबई के घाटकोपर में, और वहाँ से उन्होंने प्रतिलिपियाँ तैयार करनी शुरू की और घर घर में अपने चित्रों को पहुँचाया। तो इसका मतलब बस यही हुआ कि इस किसी भी चीज़ की प्रतिलिपियाँ तैयार करने के लिए हम छापा चित्रकला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रिंट मेकिंग का यह कई प्रकार का होता है। जैसे पढ़ते हैं, छापा चित्रकला को सामान्यतः प्रिंट अथवा ग्राफिक नाम से पहचाना जाता है। अंग्रेजी में ग्राफिक का अर्थ है लेखन, चित्रण, चित्रित या प्रतीकात्मक, ये दोनों प्रकार से हो सकता है। तथा आर्ट या कला को एक आकर्षक उत्पादन के लिए या एक कल्पना के सृजन के लिए प्रयुक्त कारीगरी के रूप में जाना जाता है। साधारणतः ग्राफिक छापा चित्र कला शब्दावली पुस्तक मुद्रण व व्यावसायिक कला से ललित कला तक की अनेक क्रियाओं का सम्मिश्रण है। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे पुस्तक मुद्रण और व्यावसायिक कला दोनों के लिए इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। किसी भी पुस्तक का एक प्रतिलिपि तो बनता है, उसकी हज़ारों प्रतिलिपियाँ बनती हैं ताकि वो पूरे देश विदेश में उसका मतलब वितरण हो सके। तो इसके लिए हाथ से लिखना तो संभव है नहीं, तो छापा चित्रकला ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हज़ारों, सैकड़ों, लाखों प्रतिलिपियाँ तैयार की जा सकती हैं। ठीक है, तो प्रिंट मेकिंग का हम एक चित्र देख लेते हैं। देखिए, ये एक कास्ट मुद्रण है जिसे रिलीफ पेंटिंग कहा जाता है। प्रिंट मेकिंग, इसमें क्या करते हैं कि जो चित्र होता है उसको छोड़ के बाकी के स्थानों को खुरच करके गड्ढा कर दिया जाता है। आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि ठप्पा होता है, ठीक है, जो आपके सील होते हैं, मोहर होते हैं, तो उसमें भी यही चीज़ होता है, जो मैटर होता है वो उभरा होता है, बाकी के स्थान गड्ढे करके खोद दिए जाते हैं। फिर जब इस पर स्याही लगाई जाती है तो स्याही लगाने पे जो उभरे हुए भाग होते हैं उसी पे स्याही लगती है, गड्ढे वाले भाग पे स्याही नहीं लगती है। तो जो उभरे हुए भाग पे स्याही लगती है उस पे पेपर रखेंगे तो जितना चित्र हम चाहते हैं बस वही छपेगा। गड्ढे में स्याही ना लगने के नाते वह पेपर पे छपता नहीं है। ये देखिए इसका उदाहरण, रूलर की सहायता से इस रबड़ पे स्याही लगाई गई है और उसका छाप इस पेपर पे लिया गया है, तब ये चित्र तैयार हुआ है। ठीक है, देखिए ऐसा रबड़ पे स्याही लगा के पेपर पे चिपका करके फिर रबड़ को उठा लिया जाता है। तो इस तरीके से तमाम तरीके की मतलब प्रिंट मेकिंग के माध्यम है, जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग है, प्रेस है, लिथो प्रेस है, ठीक है, कास्ट उत्कीर्णन है, इंग्रेविंग है, कास्टिंग है और आपका इचिंग है। तमाम तरीके के प्रिंट मीडिया हैं जो आपके छापा चित्रण में सहयोग देते हैं। तो इस तरीके से प्रिंट मेकिंग जो छापा चित्रण होता है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है
कैलीग्राफी, इससे आप लोग सुपरिचित हैं, ये क्लास में मैं बता चुका हूँ आप लोग को। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लेखन, हाथ से कंप्यूटर की तरह सुंदर लेखन, ऐसा लगे कि वो कंप्यूटर से प्रिंट हुआ है, उसी को कैलीग्राफी के अंतर्गत आता है, वह उसी को लिया जाता है। मतलब तमाम तरीके के निब वाले पेन, स्केच पेन या ब्रश से सुंदर अक्षर लेखन, मतलब जिस तरीके से विज्ञापन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ये देखिए, ये हाथ से लिखा हुआ है। मैंने आप लोग को साइन पेन कट करके हाथ से लिखना बताया था, वो भी एक कैलीग्राफी का ही पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलीग्राफी, ये देखिए कैलीग्राफी के तमाम ब्रश हैं, निब हैं, निबदार पेन है, कटिंगदार पेन है, ठीक है। ये तमाम तरीके के ऐसे औजार हैं, ऐसे हथियार हैं जिससे हम कैलीग्राफी लिख सकते हैं सुंदर अक्षरों में, ठीक है। इसके लिए थोड़ी अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिससे धीरे धीरे फिर वो हाथ जब सेट हो जाता है तो एकदम इसी तरीके से, जिस तरीके से ये लिखा हुआ देख रहे हैं, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हो गई कैलीग्राफी। फिर आता है लास्ट में आपके फ़ोटोग्राफी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से करके ख़त्म करें, फिर अगले टॉपिक में हम आपको 3 डायमेंशन पढ़ाएंगे। फ़ोटोग्राफी से आप सभी लोग परिचित होंगे, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इतिहास ही है इसमें कि सबसे पहले ऑब्स्क्यूरा कैमरा बना था, फिर उसके बाद बॉक्स वाले कैमरे बने, फिर लाइका सस, और फिर कंटेंस, फिर उसके बाद पोलराइड कैमरा, फिर डिजिटल कैमरा आया। डिजिटल कैमरा जो आज सब लोग चला रहे हैं, जिसे DSLR कहते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कैमरे के इतिहास के हिसाब से बदलती चली गई। सबसे पहले आप लोगों ने भी देखा होगा, पहले फिल्म वाले कैमरे चलते थे, रोल वाले, इस तरीके से रोल लगते थे कैमरे में, और कैमरे में 36 फ़ोटो या 38 फ़ोटो तक खींची जा सकती थी। फिर इस रील को निकाल करके लैब में भेजा जाता था, तब जाके कहीं प्रिंट होकर फ़ोटो आती थी, तब हम लोग देख पाते थे कि फ़ोटो कैसा आया हुआ है। उसके पहले देखने का कोई साधन नहीं था, और आज हम लोग फ़ोटो खींचते ही देख लेते हैं कैसा है, उसमें जैसा चाहे वैसे एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसमें संपादन भी करते हैं, लाइट, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, हर एक चीज़ को एडजस्ट करके तब प्रिंट के लिए भेजते हैं, प्रिंट हो जाती है। और पहले अब के समय में, मतलब पहले के समय में ये जो रील होती थी, जब खींच के जाती थी लैब में, लैब से डेवलप होके आती थी वहाँ से, तब वहाँ से प्रिंट होके जब आता था तभी हम देख पाते थे कि वो कैसा फ़ोटो आया है। और आज के ज़माने में हम DSLR में हज़ारों फ़ोटो मेमोरी के ऊपर होती है, खींचा डिलीट कर दिया, खींचा ऐसे में खींच दिया तो बस खींच दिया, और कुछ नहीं कर सकते थे इसके अलावा। धीरे धीरे डेवलप होती गई, सन 2000 में डिजिटल कैमरा आया, और आज के समय में आप देख सकते हैं कि इस तरीके के कैमरे, जिसे DSLR कहते हैं। SLR का फुल फॉर्म होता है सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन। डी का मतलब होता है डिजिटल, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन, मतलब इसमें सिंगल लेंस लगा होता है और उसी से रिफ्लेक्ट करके इमेज बनता है, इसी का नाम है DSLR, ठीक है। आजकल यही कैमरा चल रहा है और यही कैमरा सक्सेस भी है। इसमें फ़ोटो की क्वालिटी, फ़ोटो का स्टोरेज, हर एक चीज़ बहुत ही उम्दा, बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, ठीक है। ये हो गया आपकी 2 DIME कला।